फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूं रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आर्बिट्रेशन का स्कोप के बारे में बता रही हूं। आर्बिट्रेशन का टॉपिक जो है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये बीए एलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आर्बिट्रेशन जैसे कि ये आता है एडीआर के अंदर। एडीआर होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसके कई मेथड्स हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सारे इसके मेथड्स हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। तो आर्बिट्रेशन का एक जो मेथड है और मीडिएशन का मेथड है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा यूज़ इन्हीं का किया जाता है। तो आर्बिट्रेशन के ऊपर मैंने पहले भी कुछ एक दो वीडियोज़ बना रखे हैं, आप वो देखेंगे, मीनिंग वगैरह उसका डेफिनेशन है। आर्बिट्रेशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बना रखा है पीपीटी की फॉर्म में, वो भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बट ये फाइल के पर्पस से है, आपको जब लिखना होगा नोट्स बनाने के लिए जो आर्बिट्रेशन का प्रैक्टिकल फाइल होती है, ये मैं अपनी फाइल में से आपके लिए वीडियो बना के दे रही हूँ। तो आज मैं आपको अभी स्कोप बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट का वीडियो दूंगी और इंपॉर्टेंस दूंगी और आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल कैसा होता है उसका क्या प्रोसेस है, इन सब पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये शॉर्ट वीडियो है, देख लीजिए, आपने नोट्स बनाने हो तो बना लीजिए। देखिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन। द टर्म arbitration means determination of settlement of all disputes by the decision of one or more persons. It means, ये कहते हैं इसमें स्कोप में क्या कहा गया कि टर्म जो आर्बिट्रेशन है वो डिटर्मिनेशन करता है कि सेटलमेंट जो है डिस्प्यूट्स की कैसे होगी, वो होगी बाय द डिसीजन ऑफ वन और मोर पर्सन्स। मतलब एक या उससे ज़्यादा दो लोग, मतलब वो इसमें डिसीजन लेंगे कि कैसे करना है। वो जो होंगे पर्सन्स उनको कहेंगे कॉल्ड मोर पर्सन्स कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो वो जो दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे या एक से ज़्यादा लोग, उनको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज़ के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो वो पर्सन को आर्बिट्रेटर बोला जाता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर या और आर्बिट्रेटर्स। और या फिर ये जो इनका डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन होता है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आर्बिट्रेटर की बात से सहमत नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होती हैं पार्टीज कि दो पार्टीज का डिस्प्यूट, जैसे कि बिजनेस के में डिस्प्यूट्स होते हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, तो ज़्यादातर मीडिएशन के थ्रू या आर्बिट्रेशन के थ्रू ही ये सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट करवाई जाती है। आर्बिट्रेशन का मेन पर्पस ही यही है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लंबा टाइम वेस्टिंग, पैसा ज़्यादा नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का ही जो रास्ता है ये चुनती हैं पार्टीज, ताकि उनका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो। तो जब उनके लिए फिर एक आर्बिट्रेटर कोर्ट के थ्रू ही करवाया जाता है अपॉइंट। तो ये आर्बिट्रेटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, इनको सैलरी पे रखा जाता है और जब तक इनका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक के लिए ये एक लीगल पर्सन ही होता है आर्बिट्रेटर। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। और इनके जो डिसीजन आएंगे वो पार्टीज़ के लिए बाउंड होते हैं, मतलब ठीक है, पार्टीज़ जो हैं वो इनका कहना मानेंगी। ये एक एडवोकेट की तरह ही होते हैं, या एडवोकेट को भी अपॉइंट करती हैं, कोर्ट कर सकते हैं। ये कोर्ट के ऊपर डिसाइडेड है वो किसको आर्बिट्रेटर के लिए अपॉइंट करेंगी। तो इसलिए इनके जो डिसीजंस आएंगे, जो भी ये फैसला लेंगे, वो बाउंड होते हैं, पार्टीज को मानना पड़ता है। और ये बायसनेस के बिना काम करते हैं, मतलब बायस नहीं होते किसी के लिए कि भाई आप किसी एक के फेवर में देख के किसी के रिलेशन नहीं होता, रिलेटिव नहीं हो सकता, किसी का जान पहचान वाला नहीं हो सकता, होना चाहिए। इसीलिए ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो दोनों पार्टीज को नहीं जानता। ठीक है ना, किसी एक के फेवर में नहीं ऐसा करता कि हाँ नहीं ये मेरा नोन है, मेरा जान पहचान वाला, ये अच्छा बंदा है तो इसके फेवर में डिसीजन दे दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इनकी बात को नहीं माना जाता, अगर सेटिस्फाइड नहीं होती हैं पार्टीज, तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ऑप्शन सिलेक्ट की जाती है कि आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाइए और अपना फैसला वहाँ पे जाके फाइनल करवा लेते हैं। और ये फाइनल डिसीजन यहाँ से आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ना, वैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से ही होता है बाद में। लेकिन आप इन दोनों के थ्रू अगर अपना मीडिएशन के थ्रू नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं पार्टीज, तो उन्हें फिर सिविल सूट डालना पड़ता है, तब कोर्ट के थ्रू सारा प्रोसीडिंग्स होती है। ठीक है, इसलिए ये देखा जाता है। अब इसका स्कोप इसलिए समझा रही हूँ। द टर्म आर्बिट्रेशन वाज नॉट डिफाइंड इन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। देखिए, आर्बिट्रेशन जो वर्ड है इसको डिफाइन नहीं किया गया था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंदर, लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जब आया था, वेदर और नॉट एडमिनिस्टर, वो एडमिनिस्टर करे या ना करे एनी आर्बिट्रेशन बाय परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, इसमें ये बोला गया था कि वेदर और नॉट होता है कि नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन बाय आर्बिट्रेशन बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगा या नहीं होगा, ये देखा जाएगा इसके अंदर। तो इसका स्कोप में क्या बताया गया है, मेन पॉइंट्स ये हैं इसके स्कोप के। आर्बिट्रेशन इज नो मोर और लेस देन लिटिगेशन, मतलब आर्बिट्रेशन का जो है वो लिटिगेशन से कम नहीं है। जैसे कोर्ट में सिविल सूट होते हैं, सेम वैसा ही ये भी प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन कोर्ट के बाहर होती है।
दीज पार्ट्स अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। ये पार्ट्स अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पे आर्बिट्रेशन इंडिया के अंदर हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे आर्बिट्रेशन के, ठीक है। सेकंड है, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। मतलब आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किसी भी लॉ को अफेक्ट नहीं करता जो भी फोर्स में इस समय चल रहे हैं लॉज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्बिट्रेशन ही चल रहा है, आईपीसी वगैरह जो भी मतलब लॉ चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही मेन है, तो किसी भी लॉ को ये अफेक्ट नहीं करेगा जो भी फोर्स में है। थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया है कि द पार्ट एक्सेप्ट, एक पार्ट जो एक्सेप्ट है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40, 41 एंड 43 shall apply to every arbitration under any other enactment for the time being in force। इसमें सिर्फ पार्ट्स जो हैं, इन पार्ट्स को छोड़ के सेक्शन 1 ऑफ 40, 43, 41 एंड 43 उन सबको छोड़ के अप्लाई किए जाएंगे एवरी आर्बिट्रेशन टू, हर आर्बिट्रेशन पे, अंडर एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कोई भी इनेक्टमेंट अगर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड होती है तो फोर्स के अंदर आता है तो उन सब पे बाकी सारे अप्लाई किए जाएंगे, इनको छोड़ के सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, आर्बिट्रेशन इज कॉल्ड अपॉन टू फाइंड द फैक्ट्स, अप्लाई द लॉ, ग्रांट रिलीफ टू द डिस्प्यूटेड पार्टीज। आर्बिट्रेशन तभी किया जाता है या आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाता है ये देखने के लिए कि फैक्ट्स क्या हैं, कौन सा लॉ अप्लाई होगा आपके केस पे, और रिलीफ ग्रांट करने के लिए डिस्प्यूटेड पार्टीज को, जिनको प्रॉब्लम है, पार्टीज को डिस्प्यूट हुआ है जिनके बीच में, उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था स्कोप। और लास्ट के इसके 2 पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें बताया है, इन एनी एग्रीमेंट इन फोर्स, कोई भी एग्रीमेंट जो फोर्स में है बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री, दिस पार्ट शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशन ऑन ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग देयर टू। मतलब कोई भी एग्रीमेंट अगर फोर्स में जो है बिटवीन इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री में भी, दिस पार्ट शैल अप्लाई, तो ये वाला पार्ट इस आर्बिट्रेशन का जो है ये जो है सब पे अप्लाई किए जाएंगे, इसकी प्रोसीडिंग रिलेट करेंगी, ठीक है, सबके साथ ही। नेक्स्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन आर द सिविलाइज्ड वेज टू रिजॉल्विंग इशूज विच अवॉइड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की जो वेज हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, इसके सिविलाइज्ड वेज हैं, ये रिजॉल्व करते हैं इश्यूज़ को ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जाए। इसमें भी लीगल पर्सन्स ही होते हैं तो इन्हें कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स पता होती है, लेकिन ये आपका सेटलमेंट करवाते हैं। सेटलमेंट करवाने के लिए ही आर्बिट्रेशन और मीडिएशन या कंसिलिएशन के मेथड्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको स्कोप, इसका आर्बिट्रेशन का स्कोप पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।